ज़रार के में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब जिलानी। स्टूडियो में मेरे साथी ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान मौजूद हैं। मुल्क में शफाफियत की एक आला मिसाल आज कायम हुई। कौम ने बराह रास्त देखा कि हमारे अदालती निज़ाम का सबसे आला फोरम किस तरह परफॉर्म करता है, हमारे फाजिल जजेस का कंडक्ट क्या होता है। इसका सारा क्रेडिट जाता है नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, जिन्होंने हलफ उठाने के बाद पहला जिस सामने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले पर हेयरिंग की। ये समाअत कई घंटे तक टीवी चैनलों पर दिखाई गई। ये बहुत दिलचस्प कार्रवाई थी। उसकी एक झलक देखिए। हम जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया है ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया। सर सुन तो लीजिए ना प्लीज कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं। अब इस मुखातिब हो जाए ना, I'm with you कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूं। मैंने हल्फ उठाया, मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं। मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूं। ठीक है, आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूंगा आइन पढ़िए। अगर आइन के इन अकॉर्डेंस विद है, यहां तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बैठ के लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे। तो वसत और ज़रार, मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मैंने कई घंटे तक ये कार्रवाई देखी, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में देखी। और मुझे बार बार कभी ये एहसास हुआ कि कभी आपको भी याद होगा बचपन में जब बड़ों की आपस में बहस हो जाती है, बहस मुबाहिसा होता है, आप इधर उधर शक्लें देख रहे होते हैं, कुछ कुछ बात समझ में आ रही होती है लेकिन कुछ कुछ समझ में नहीं भी आ रही होती। मेरा ख्याल है आज बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा जो लॉज की निटी ग्रिटी को नहीं समझते, लेकिन जब 15 फाजिल जजेस वहाँ मौजूद हों और सवाल जवाब हो रहा हो और जरा हो रही हो, ये आपको अंदाजा होता है कि उनमें आपस में भी कहीं पे लगी हुई है और आपस में भी टेंशन जो है वो उसको बड़े मौजब अंदाज से सवालों की सूरत में वो निकाल रहे होते हैं। तो आज जो बड़ा इशू था वो यही था, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसपे चीफ जस्टिस साहब की, नए चीफ जस्टिस साहब की एक वाज़ेह पोजीशन मौजूद है। आज काफी सारे कोर्ट रिपोर्टर्स का वैसे ये ख्याल था कि या तो इस पर वो स्टे जो है वो उस पर कोई फैसला करेंगे या फिर इस मामले को ही इस पे कोई फैसला सुना देंगे, लेकिन दोनों बातें नहीं हुई। आखिर में क्या हुआ, हमने ये सुना कि जी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 3 अक्टूबर को हेयरिंग इसकी हम तब तक मुलतवी कर रहे हैं और तब तक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो बेंचों की तश्कील के फैसले करेंगे और इनमें शामिल होंगे जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन। ये मामला है क्या? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान वसीम, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर। जरा आप अपनी बात इमरान से भी पूछ लेते हैं कि आज कोर्ट में क्या मामला। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अच्छा थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाह रहा हूं कि ये केस था क्या। ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो फुल बेंच ने जो समाअत की है, एक एक्ट सामने आया था, बिल मतलब वो एक बिल पेश किया गया था और वो पास था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल। अब इसमें मार्च में अब इसमें बेसिकली 2 चीजें थी कि एक तो जो एक हमेशा एक कंट्रोवर्शियल मामला रहा है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में और बिलखुसूस पिछले दौर में, उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, कि बेंच फिक्सिंग की पावर किसके पास होनी चाहिए, क्या ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस की सवाबदीद होनी चाहिए। तो बिल में ये कहा गया था, लिखा गया था कि एक 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस साहब होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो ये जो अभी जो इंटरिम फैसला आया है या जो भी आप अरेंजमेंट इसको कहना चाहें, वो इस पर ही पूरा बैठा है। दूसरा फिर ये था कि एक राइट टू अपील होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे ही ये बिल पास हुआ, इसके खिलाफ एक पिटिशन आती है और सुप्रीम कोर्ट के एक 8 रुकनी बेंच, और वहां पर भी यही सवाल पूछा गया था कि सर 8 रुकनी बेंच क्यों, जो 7 और जजेस हैं आप उनको भी शामिल कर लें, एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसला आ जाएगा आपके सामने। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ
और इस 8 रुकनी बेंच ने एक एंटिसिपेटरी इंजंक्शन पास की कि ये कानून, ये बिल लॉ बन ही नहीं सकता। अच्छा, ये भी एक कंट्रोवर्शियल बात थी। तो ये थी आज की समाअत। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था इसके साथ शाहजेब कि तकरीबन जो बिल में लिखा हुआ है अबाउट बेंच फॉर्मेशन, वो तो एक तरह से एक इंटरिम फैसला आ ही गया है। तो और भी बहुत कुछ हुआ है। तो मैं मैं थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे दूं आज के बारे में, क्योंकि आज पहला दिन था चीफ जस्टिस का, जिसे कहते हैं ना एक फील गुड। मैंने वो पूरी कार्रवाई तो नहीं देखी, लेकिन अभी जो टुकड़ा चला है चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशंस का, उसमें मैंने पहली बार किसी चीफ जस्टिस से सुना है कि आप फैसलों पे जाते हो, फैसलों पे सारा जोर है, आइन को नहीं पढ़ते हो, और अगर किसी ने मार्शल लॉ के हवाले से कोई फैसला किया, मैं तो उसे पढ़ता भी नहीं हूँ, आइन को देखा, तो इससे इनका जो एक क्लैरिटी जो अगले 13 महीने में मुझे उम्मीद है, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि वो है। दूसरे मुझे खुशी हुई कि 15 जजेस बैठे हुए हैं। बहुत अरसे बाद ये मंजर देखने में आया, इसलिए कि बीच में तरह तरह की गुफ्तगू हो रही थी कि जी ये फलाने का ग्रोह है, ये फलाने का ग्रोह है, और वो बहुत ही डीमोरलाइजिंग किस्म की सिचुएशन थी और एक तरह से उसकी रेट इरोड हो रही थी। तीसरी मुझे जो अच्छी बात लगी कि मैंने तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखा है कि लाइव टीवी पे जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, गो के कई ममालिक में होता है। मैं पूरी लिस्ट नहीं पेश करूंगा, लेकिन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ, तो वो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं। अच्छा, ब्राजील का जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी तमाम होती है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ जब फुल कोर्ट बैठता है तो उसकी होती है, लिस्ट बड़ी लंबी है, ये स्क्रीन पर भी चल रही है, मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ना चाह रहा। वो देख ले जो इंटरेस्टेड है। भारत में 2-3 रियासतों में सबसे अच्छी बात ये है कि अगरचे कि उन्होंने ये समाअत जो है वो अगले महीने के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आज जो 3 रुकनी कमेटी उन्होंने बना के अगले हफ्ते का रोस्टर भी जारी कर दिया, तो इससे पता चलता है कि डायरेक्शन जो है वो किस तरफ जा रही है। तो आई एम हैप्पी। सही है, सही है। अच्छा जी, अब जी शाहजेब नहीं, हमारे साथ इमरान वसीम मौजूद हैं, काफी देर से सब्र करके बैठे हुए हैं। वो आज कोर्ट रूम में थे, उन्होंने सब कुछ देखा सुना। इमरान, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका भी 10-12 साल का तजुर्बा हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, और ज़रा अपने तजुर्बे की रोशनी में बताएं कि आज के दिन की अहमियत क्या थी और ये कितने अरसे बाद था कि फुल कोर्ट का इस तरह से इजलास हुआ। देखिए, आज के दिन की अहमियत तो इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में पहली मरतबा कोई अदालती कार्रवाई जो है वो लाइव दिखाई गई है, और उसमें 15 जज साहबान बैठे थे। और अगर कुछ दिनों के बाद ये होती, 1 हफ्ते के बाद, 2 या 3 हफ्तों के बाद, तो जो आज हमें 15 जज साहबान मिल रहे थे, तो हो सकता है कि उसमें 17 जज साहबान होते। लेकिन बहरहाल जो हमने 13 साल से सुप्रीम कोर्ट को कवर किया है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में भी फुल कोर्ट बने थे, उसके बाद चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब के दौर में फुल कोर्ट बना था 18वीं और 19वीं तरमीम के हवाले से, और फिर ये तकरीबन 8 साल के बाद अब एक फुल कोर्ट बना है जो दस्तयाब जजेस थे 15 उस पर मुश्तमिल है। तो उसमें कुछ डिफरेंट देखने को मिला, यानी जो आज पाकिस्तान की आवाम ने देखा वो तो पहली मरतबा उन्होंने किसी टीवी चैनल के ऊपर या टीवी के ऊपर लाइव इस ट्रांसमिशन को देखा है। अगर हम 2011-12 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर देखें, तो तब जो फुल कोर्ट प्रोसीडिंग हुआ करती थी, उस वक्त एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट में हालात थे, ऐसे सिनेरियो थे कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी फैसले करते थे, 3 रुकनी बेंच में बैठे हैं, 5 रुकनी बेंच में बैठे हैं, 10 रुकनी लार्जर बेंच को हेड करें या फुल कोर्ट में बैठे हैं, तो वो फैसले यूनानिमस हुआ करते थे। और उसमें जो जज साहबान के सवालात होते थे या रिमार्क्स होते थे, वो इस नोयत के नहीं होते थे जो आज हमने कमरा अदालत में देखे। ये थोड़े से मिलते जुलते तो हैं रिसेंट पास से, लेकिन कोई 10-12 साल की अगर हम बात करें पुरानी फुल कोर्ट की, तो उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। 2015 में जो 18वीं और 19वीं तरमीम का केस आया, उसमें भी हमने स्प्लिट देखा था, लेकिन वो केस था फौजी अदालतों के हवाले से। तो उसमें जो जज साहबान बीच में ऐसे जिन्होंने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया, 21वीं तरमीम को सेटिस्फाइड किया, उनके जो सवाल होते थे, जो रिमार्क्स होते थे,
वो मुख्तलिफ होते थे। जो जज साहब ये सोचते थे कि ये 18वीं जो 21वीं तरमीम है ये पार्लियामेंट का अख्तियार है, इसमें हम अच्छा इमरान ये देखें, ये तो आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ होते थे, ये मुख्तलिफ हैं। ये मुख्तलिफ को खोलें भी तो सही कि वो क्या मुख्तलिफ थे और आज क्या मुख्तलिफ था। ये ऐसा यही तो आ रहा हूँ कि वहां पर जो रिमार्क्स होते थे वो उस तरह से नहीं होते थे कि आपस में जज साहबान आपस में नोक झोंक कर रहे हो। ऐसा नहीं होता था कि वकील को एक सवाल किया है एक जज ने और दूसरी साइड से, दाएं साइड से बाएं साइड से एक जज कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करे पहले पूछे गए सवाल में कि मैं इसी सवाल में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना चाहता हूं, और वो ऐसा सवाल हो जिससे पहले सवाल को काउंटर किया गया हो। या इमरान आपको लग रहा है कि आज जो है आपको कहाँ क्या लगा कि खुलेपन का एहसास हुआ आपको या नहीं? नहीं, खुलापन तो था जब एक ओपन कोर्ट में 15 जज साहबान बैठे हैं और हर जज अपनी बात कर रहा है, अपना रिमार्क्स दे रहा है, तो ओपननेस तो वो थी वहां पे। लेकिन जो हम इसमें कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि आज क्या मुख्तलिफ था या माजी में क्या होता था, माजी में तो जज साहबान के प्योरली वकला से सवाल होते थे, उन सवालों में कोई लुकमे नहीं होते थे। ये मेरा अपना इंप्रेशन है आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। आज हम ये देख रहे थे कि वो बेंच 8 रुकनी लार्जर बेंच जिसको बदियाल साहब ऐड कर रहे थे, बदियाल साहब तो रिटायर्ड होकर घर चले गए, बाकी जो 7 जज साहबान थे, आज जो दरखास्त गुजारान के जो वकील थे उनसे अगर सवाल होता था जो उस 8 रुकनी बेंच में शामिल नहीं थे, तो उस सवाल का जवाब जो है बजाय इसके कि वकील की तरफ से आता, वो जो पहले वाले बेंच के 8 रुकनी बेंच के बाकी जज साहबान हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता जिससे पहले वाले सवाल का जवाब देने में आपको मदद मिलती, सपोर्ट मिलती। मैं आपकी बात को थोड़ा सा समअप कर लेता हूं क्योंकि काफी सारे लोगों ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। जो क्लियर जो डिवीजन नजर आया, जो आपकी बात भी है, वो ये कि इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में बाकी पूरे जजेस जो हैं वो उनकी लीड को फॉलो करते थे। आज जो कार्रवाई नजर आई उसमें एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड नजर आई। मतलब कुछ जजेस जो हैं वो अपने जहन से सवाल कर रहे थे और वो जरूरी नहीं था कि वो काजी, तो उससे जाहिर है कि वो एक खुलेपन की फील नजर आई। एक वक्फा ले लेते हैं, की फील भी, लेकिन कुछ वकालत भी हुई है मेरे ख्याल बेंच। हाँ, वो इंटरेस्ट वजह थी। एक वक्फा ले लेते हैं, फिर ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। मौजूद गुफ्तगू है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पहला दिन और फुल कोर्ट हियरिंग। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। एक और शॉर्ट मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ जिससे चीफ जस्टिस का जो जहन है उसका अंदाज़ा आपको हो सकता है। ज़रा चलाइएगा। तो थोड़ी गलतियां कर ली हमने। देखिए हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, बड़ी बन गई है और तकब्बुर। हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है। अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है। अगर जजमेंट लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर तो वो तो फिर आइन तो गया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया। मैं नहीं मानूंगा इसको क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है। The minute I say that, please file a reference against me that I'm violating my oath of office. If I say even this, कि I will endorse these subsequent acts, तो हमें मुल्क का भी तो सोचना चाहिए। हमें अपनी सिर्फ अपनी अना और आपको अना और इन ख्वाजा साहब मुझे नहीं पता उनको क्या मसला हो रहा है, उनको हमारा फिगर पड़िए। हम स्यूमोटो हर जगह करते हैं, हमने यहाँ क्यों नहीं स्यूमोटो किया? वो जो कहते हैं ना कि सिर्फ किताब पे नहीं चलना चाहिए, जजेस को अपना जहन भी अप्लाई करना चाहिए। सरकमस्टांसिस क्या हैं, सिचुएशन क्या है, क्या नुकसान और फ़ायदा हो सकता है, वो भी ज़ाहिर है कि इससे मुझे ये अंदाज़ा होता है। जो कि जैसे कहते हैं ना कि फ़ैसला और इंसाफ उसमें फ़र्क होता है, तो फ़ैसला कुछ और होता है। और एक और भी बहुत बड़ा फ़र्क है, हाँ, लेटर और स्पिरिट का। वही लेटर और स्पिरिट का मेरे ख्याल बुनियादी फ़र्क तो ये होता है। अच्छा इमरान वसीम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि अभी ज़ाहिर है कि इसका फ़ैसला होना बाकी है रस्मी तौर पे। ये जो प्रोसीजर एक्ट है इसके बारे में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, लेकिन आज जो इक़दाम हुआ है कि 3 रुकनी कमेटी भी कायम हो गई और पहला रोस्टर भी जारी हो गया अगले हफ्ते से, तो आपको लग रहा है कि जो इवेंचुअली जो फ़ैसला आएगा कोर्ट से,
ये इसी की ही डिटेल होगी, ये उसकी आउटलाइन समझ लें। मतलब कि पिटिशन डिसमिस हो जाएंगे। हाँ नहीं, ये जो अभी 3 रुकनी कमेटी है, ये आप यूं समझें कि ये आर्जी बंदोबस्त है। ये अदालती हुक्मनामे में इस तरीके से शामिल किया गया है, अगर आप अदालती कार्रवाई को देखें और काजी फैसल साहब का जो माजी का स्टांस था कि जब तक इस कानून का फैसला नहीं हो जाता वो किसी बेंच में नहीं बैठेंगे, किसी केस को नहीं सुनेंगे। उस वक्त सूरत ये थी कि वो सीनियर कानूनी जज थे और बंदयाल साहब चीफ जस्टिस के मनसब पे थे, लेकिन अब चूंकि बंदयाल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं तो ये केस उनको चलाना पड़ा, तो उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया। तो आज की अदालती कार्रवाई में 2 फैसले एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तो ये था कि इन दरखास्तों को सुनने के बाद आज या रिजेक्ट हो जाएंगी या एक्सेप्ट हो जाएंगी ये दरखास्तें, किसी सूरत भी फैसला आ सकता था। दूसरा ये था कि अगर आज केस कंक्लूड ना हो पाया तो एटलीस्ट जो स्टे ऑर्डर है 13 अप्रैल का, उसको विकेट कर दिया जाएगा और आइंदा की तारीख दे दी जाएगी। लेकिन आज जब अदालती कार्रवाई अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी, वैसे तो लग नहीं रहा था कि अदालती कार्रवाई खत्म होने जा रही है, एक ब्रेक हुआ था और ब्रेक के बाद जज साहबान आए तो काजी साहब ने आके पूछा ख्वाजा तारक रहीम साहब से, पहले तो माजरत की हम ताकीर से आए हैं, 15 मिनट का कह के गए थे और तकरीबन कोई पौना घंटे के बाद या 50 मिनट के बाद आए थे। तो उन्होंने ख्वाजा तारक रहीम साहब से पूछा कि आप वक्फे से पहले कुछ कह रहे थे, तो ख्वाजा तारक रहीम साहब वक्त मांग रहे थे। तो उनकी बातों से और काजी साहब के आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने बात का आगाज किया, उससे फिर अंदाजा हो गया कि ये केस में तारीख देने जा रहे हैं। तो फिर चीफ साहब ने कहा कि मैंने इस वक्फे के दौरान अपने साथियों के साथ भी मुशावरत की है और मुशावरत इस बात पे की है क्योंकि स्टे ऑर्डर मौजूद है, तो हम बेंचेस भी बनाएंगे आइंदा के दिनों के लिए, आइंदा के हफ्तों के लिए, और 3 अक्टूबर की तारीख दे दी। और ये जो बेंच बनेंगे, जो केसेस समाअत के लिए फिक्स होंगे, वो मैं सरदार तारिक मसूद और इजाजुल हसन साहब की मुशावरत के साथ वो केसेस लगाऊंगा, बेंच बनाऊंगा और फिर कमरा अदालत में उनके साथ उनकी कंसर्न थी इजाजुल हसन साहब की और सरदार तारिक मसूद साहब की। और ये मतलब यूं समझे कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, आरसी इंतजाम हैं, वो स्टे ऑर्डर अपनी जगह पे मौजूद है। उस कानून के मुताबिक कमेटी नहीं बनी लेकिन बन भी गई है और ये इसलिए किया गया। अच्छा, केस अगर डिसाइड हो गया तो मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछना चाह रहा हूं कोर्ट रूम से बाहर हटके। अब तक का जो कैरियर है चीफ जस्टिस का, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लेके और चीफ जस्टिस बनने तक, उसमें हमें नज़र आता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और जो लॉ है उसको अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी कमीशन के सरबराह रहे हों या उन्होंने सोमोटो एक्शंस लिए हों। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस बनने के बाद हर तरह का प्रेशर आता है और कुछ लोग जो हैं वो सस्टेन कर पाते हैं, हमने माजी में देखा है, कुछ शायद नहीं कर पाते। आपको क्या लग रहा है इस बारे में कि वो जो एक काजी फ़ायज़ ईसा जिनको हम जानते हैं, अब उनके लिए जो बड़े चैलेंजेस हैं 2 या 3 आपको क्या नज़र आ रहे हैं? देखिए, जो प्रेशर की आपने बात की, ज़ाहिर सी बात है कि जब आप खुद मनसब पे आते हैं तो फिर आपको वो तमाम बातें जो आप इस मनसब पे आने से पहले कर रहे होते हैं वो आपको दूसरे साथियों से सुनना पड़ती हैं जी। तो प्रेशर तो होगा, लेकिन हमने माजी में देखा कमरा अदालत से बाहर आके, जैसे आपने कहा कि बात करें, तो जो उनके खिलाफ रेफरेंस आया था उसमें भी उन पर बड़ा प्रेशर था। और एक ऐसे दौर में जब 1 पेज की बात होती थी और एक ऐसा रेफरेंस जिसको आप चेयरमैन पीटीआई भी ऑन नहीं करते कि वो रेफरेंस हमने नहीं भेजा था, किसी और के कहने पे, किसी और मकसद के तहत उसको भेजा गया था, हमें तो पता नहीं चला था। तो वो उस दौर का उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया, सरवाइव किया और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। तो उनके सामने जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि इस कानून पे स्टे ऑर्डर होते हुए अदालती कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाना है। तो एक तो जैसे मैं आपको एक नुक्ता बता रहा था, वो बीच में आपने सवाल कर दिया कि अगर आज ये केस डिसाइड ना होता तो फिर कल सुप्रीम कोर्ट को ताले लगे होते, कल सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस नहीं बनने थे, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाप्त नहीं होनी थी, क्योंकि स्टे ऑर्डर उसमें रुकावट था। तो आज स्टे ऑर्डर को इसलिए वापस नहीं लिया गया कि अगर वो हम फौरी तौर पे उसको उठा लेते हैं तो जितने केसेस का फैसला हुआ है अब तक 13 अप्रैल से लेके, उन तमाम फैसलों पे क्वेश्चन मार्क आ जाना था कि उनकी लीगल हैसियत क्या है। तो वो स्टे ऑर्डर नहीं हटाया गया और साथ में मेकशिफ्ट इंतजाम कर ले। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको किस तरीके से केस को लेके चलना। लेकिन आज उनकी क्लैरिटी थी, जो जज साहबान में हम नोक झोंक देख रहे थे, जी जी, उसकी वजह जो मुझे समझ आई
थैंक यू सो मच इमरान के आपने आंखों देखा हटाया और एनालिसिस भी किया। इसके अंदर ये है कि काफ़ी लॉयर साहिबान भी मेरा ख्याल है काफ़ी एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर अक्सर ये हुआ था कि पूछा गया था कि जी आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, आपकी कंटेंशन क्या है, वो पूरा कानून पढ़ने लग गए। हाँ। कहा कि जी कानून तो कोई भी पढ़ सकता है ना सर, इसमें किस पॉइंट पर आप आ रहे हैं। उसने कहा कि नहीं जी मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो यही होता है ना यार, केस को किस तरह खींचते हैं। सर नाउ आई एम गोइंग टू रीड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा 4 दिन तो इसके अंदर लग गए। वही है। अच्छा अब जो आपका जो सवाल था, मैं भी जो इमरान भाई है उसके साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ, जितना प्रेशर आना था ना बॉस वो आ गया है। ठीक है, हुकूमत वक्त, इस्टेब्लिशमेंट वक्त और उनकी तमाम गलीज तरीन प्रोपेगेंडा मशीनरी इनके खिलाफ और सरीना ईसा साहिबा के खिलाफ इस्तेमाल की गई। ऊपर से लेके नीचे तक प्रेशर था। वो जो तस्वीर अच्छा, छपी है ओथ की सर बिल्कुल। अच्छा मैं वही आ रहा हूं ना, तो ये भी एक सिग्नल है ना कि शी स्टूड बाय मी देन, आई एम हैविंग हर स्टैंड विद मी नाउ। इसके साथ साथ यार सिर्फ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है, आपके ब्रदर जज साहिबान ने भी कोर्ट में आपकी अहलिया को ह्यूमिलिएट किया था। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत महंगी जगह में। आपका ख्याल में भूलता है कभी? वो किसी का कहना है कि मैं माफ तो कर सकता हूं मगर मैं भूल नहीं सकता। अच्छा एक और जो फर्स्ट है, मैं बस ये भी जिक्र करना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो होते हैं वो यूजुअली ब्यूरोक्रेसी से डिप्यूट होते हैं ना। इस बार जो पहली खातून सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार बनी है, और आप इससे पहले उकाड़ा और कसूर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थी। नाम मुझे याद। अच्छा सॉरी तो फकीर मोहम्मद साहब जो हैं वो चले गए। वो चले। अच्छा एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। अभी हमने बात की सुप्रीम कोर्ट की लाइव टेलीकास्ट, जो मेरा ख्याल है कि एशिया कप से तो ज्यादा ही कामयाब रही है। बहरहाल अब हम थोड़ी सी बात करते हैं नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में। उनके माजी के जजमेंट्स जो हैं वो हमें उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या बता सकती हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट उसामा खावर एंड बैरिस्टर रिदा हुसैन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उसामा मैं आपसे आगाज करूंगा। अभी आपने हाल में एक बहुत ही तफसीली आर्टिकल लिखा है अबाउट काजी फायज ईसा's जुडिशियल हिस्ट्री। अच्छा अब जाहिर है कि हर इंसान में कॉन्ट्रडिक्शन, बज़ाहिर कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, और द चीफ जस्टिस इज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, उनमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस है। अगर हम सिर्फ कुछ जजमेंट्स को उठाएं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनसे हमें क्या फीलिंग मिलती है, कि इनके बेंट ऑफ माइंड क्या है, हम मुस्तकबिल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे कि एक जानिब मेमोगेट कमीशन की भी हेड थे, और ये यकीनन बात की जाती है और इस बात में कुछ वजन है कि उस कमीशन और उस पूरे इशू को इस्तेमाल किया गया उस वक्त की हुकूमत को कमजोर करने सिविलियन हुकूमत को कमजोर करने के लिए। इसके साथ साथ हाल में ही ऑडियो लीक्स कमीशन, जिसके बारे में आपने बिल्कुल सही लिखा है कि बहुत लोगों ने कहा था कि जी इससे ना बेहतर है कि आप दूर रहें, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा इसमें भी शामिल हुए, बल्कि इनकी हेडिंग की। लेकिन दूसरी जानिब वी हैव द क्वेटा बॉम्बिंग कमीशन केस, और इसके अंदर हम सबको अच्छी तरह से पता है किस तरह सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर भी की कोताहियों पर भी की भी निशानदेही की गई। और लास्ट बट नेवर लीस्ट फैजाबाद धरना का सुओ मोटो, जिसमें बहुत चीजें क्लियर हुई और काफी एक वाजे पॉइंट ऑफ व्यू उनका निकला, और शायद यही वजह थी इसके बाद जो उनके खिलाफ कैंपेन हुई। तो उसामा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिकॉर्ड की नजर में, की रोशनी में? Thank you. I think one thing, the judgments, they demonstrate there's a common theme running across all of these, and that common denominator is courage. उर्दू में अगर आप बात करें तो मुझे भी समझ में आ जाएगा। हाँ, sure. So इसमें जो है काजी फायज ईसा साहब ने, उसकी एक मिसाल, जब मैं इस आर्टिकल के लिए रिसर्च कर रहा था तो काजी फायज ईसा साहब को डायरेक्टली चीफ जस्टिस एलिवेट किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट। विद इन अ फर्स्ट मंथ वो एक सुओ मोटो नोटिस ले लेते हैं, वो भी नेशनलिस्ट की किलिंग्स पे, और उस वक्त
जो नेशनलिस्ट ये जो एक नई शुरू हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि अच्छा ये बलूचिस्तान में आप चीफ जस्टिस हैं ना, और आपने इस पे 3 लोगों के मरने पे और सियासी एक्टिविस्टों पे और उसमें बड़ी कार्रवाई की, तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में बलूचिस्तान में कोई दबके नहीं टाइम गुजारा। एंड अनदर, अगर पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रेशर है उसको भी एक मिसाल है हुदैबिया। सो फॉर एग्जांपल उन्हें इसके बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हुदैबिया में, तो हुदैबिया का अगर कॉन्टेक्स्ट जब इनकी जजमेंट थी उस वक्त हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट अपनी पीक पे था, उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दिया है, लेकिन काजी साहब उस वक्त ऐसी पार्टी को या उसके लीडर के बारे में एक सही फैसला देते हैं जो कानूनी तौर पे बिल्कुल सही है, बट करेजियस फैसला कि जब बाहर इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक तो कॉमन थी। दूसरा जुडिशल अथॉरिटी, तो जो फैज़ाबाद धरने की पे चीज़ें हैं कि इन्होंने कहा कि इन्हें चीफ जस्टिस ने उस वक्त के ने कहा कि आप थोड़ा सा, जैसे पंजाबी कहते हैं, हथौला रखो, लेकिन ही डिड नॉट, ना सिर्फ अपने चीफ जस्टिस को डिफाई किया, जिसमें अल्टीमेटली एडमिट एक अंसार अब्बासी साहब की गालिबन स्टोरी थी कि उन्हीं चीफ जस्टिस ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलके उनके खिलाफ फिर सारा एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया। सो एनी सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी, लेट मी रीट्रेट, पॉलिटिकल पब्लिक प्रेशर की, इस्टेब्लिशमेंट की या जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं की। अब उसका ये मतलब नहीं कि वो ही हैज़ बीन राइट एट एवरी टाइम ऑफ, हर दफ़ा वो सही थे, बल्कि उसकी कुछ ऐसे मिसालें भी हैं जिसे आप कह सकते हैं, जिसे आप वो जुडिशल एक्टिविज्म की खिलाफ को डिस्करेज करते हैं और उसके ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट बन के उभरे हैं। इनकी अपनी मिसालें हैं कि इन्होंने वो अपने जो उस वक्त के असूल हैं उन्हें डिसरिगार्ड किया वेरी क्विकली। इनका स्टांस है कि चीफ जस्टिस सुओ मोटो नहीं ले सकता, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में अपनी जजमेंट में ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है, सिर्फ वही सुओ मोटो ले सकता है। और दूसरा ये डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी बात जिसकी कभी रिकग्निशन नहीं है। इसी तरह आप इन्होंने और इसी मुकदमे में सबसे दिलचस्प बात है कि इन्होंने आसमा जहांगीर को अमाइकस अपॉइंट कर लिया। आमतौर पे जब लोग अमाइकस अपॉइंट करते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि जज साहब कहा कि ये इनका साथ देंगी। आसमा साहिबा ने इंटरेस्टिंगली ने कहा कि आपने बहुत अच्छा इशू पिक किया है, लेकिन ये हाई कोर्ट सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकती, बल्कि ये तो उस जजमेंट में ये इस हद तक चले गए कि इन्होंने वहाँ पे जाके एक आलिम का किरदार भी अदा किया और उसका पहला जो डिक्लेरेशन था, इन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी मजहबी होती है जिससे हज़ारा किलिंग्स हुई हैं, हम इसे डिक्लेयर करते हैं कि ये कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इस्लामिक इंजंक्शन है। ये एक हाई कोर्ट का जज अपनी रिट जुरिस्डिक्शन में बैठ के एसेंशली एक फतवा जारी कर रहा है जो जिसके साथ बड़े मसाइल हैं, लेकिन लीगल मसला ये है कि ये फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ये एक आम आइनी अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर ब्लास्फेमी के केसेस में इन्होंने फैज़ाबाद धरना में, अगर आप याद हो कि इन्होंने एक सिटिंग गवर्नमेंट ने अपना लॉ मिनिस्टर कुर्बान कर दिया, इतना डर और खौफ था। बट देयर इज दिस गाय जो उनसे कह रहे हैं कि अच्छा एक आप झगड़ा ले रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, दूसरा रिलीजियस लोगों से, जिसकी एक मिसाल हमने सलमान तसीर और हमारे जो मजहबी माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर थे शहबाज भट्टी साहब, तो इससे देयर इज अ पर्सनल डेंजर। और वो खुद वॉक करके आपने आमतौर पे देखा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ पे एक इनकी वॉक्स के दरमियान भी 3 बड़े दिलचस्प इंस्टेंसेज हैं जो ऑल्सो कॉल्स के टूवर्ड्स रिमाइंड अस ऑफ डेंजर, जो साकिब निसार साहब का डेंजर था। 3 वेरी क्विकली इंस्टेंसेज। एक दिन ये जा रहे थे, इन्होंने एक गाड़ी देखी, बड़ी फैंसी गाड़ी, समझे वीगो, उसका नंबर प्लेट इन्हें जाली लगा, तो उन्होंने चलते चलते ही उनसे तफ्तीश शुरू कर दी कि आपका नंबर प्लेट जाली का है या आपके पास कागजात क्या हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी एज ए सिटीजन, लेकिन आप एक जज हैं, आप इधर अदालत नहीं लगा सकते। इसी तरह से एक दिन ये वॉक करके जा रहे थे, आरिफ अलवी का मोटरकेड का रूट लगा हुआ था, तो इन्होंने पुलिस वाले से तफ्तीश शुरू कर दी कि तुमने ये रूट क्यों लगाया हुआ है, मैं भी एक सिटीजन हूँ और मेरा भी हक है, इस तरह से। फिर इसी तरह से एक दिन स्ट्रीट वेंडर्स से जो कोई उधर जलसा जुलूस हो रहा था, तो इन्होंने उससे भी तफ्तीश करना शुरू कर दी। दीज आर ऑल इंस्टेंसेस दैट रिमाइंड अस ऑफ साकिब निसार साहब। हमने देखा कि वो कोर्ट में जाके उन्होंने फ़ोन भी फेंका, उन्होंने हस्पतालों के दौरे भी किए। तो ये दीज आर डेंजर्स एंड आई थिंक जनरली हिज स्टांस हैज इवॉल्व्ड, बट अगेन वन कॉमन थीम इज के जो करेजियस, तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देयर इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन जो ऐसे इख्तियारात का जिन्हें वो ऑर्डिनरीली दूसरों के बारे में तो वो कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, अपने बारे में ही इज़ विलिंग कि वो इख्तियारात वो खुद उन्हें इस्तेमाल कर सकें।
लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग थी वो वेरी वेरी इनकरेजिंग कि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी जिसका वादा किया था, उन्होंने फुल कोर्ट का वो डिमांड थी। और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुकदमे में हम सारा दिन देखते रहे कि जिसमें एक मौका पे तो उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि ये तो मैं अपने इख्तियारात जो है मैं अपना बोझ कम कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तानी तारीख में। क्लोजेस्ट जो बात अगेन जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट थी कि उधर एक सदर ने बैठे बैठे अपने इख्तियारात इनसिक्योरिटी उसको नहीं हुई, उसने अपने पार्लियामेंट को दे दिए और एक प्राइम मिनिस्टर को दे दिए। तो फायद साहब की भी एक सिमिलर मूवमेंट थी। वैसे नादर आयरनी के फायद ईसा साहब जैसे आपने मेंशन किया कि महबूब गेट कमीशन में थे, उसको बहुत ज़बरदस्त टूल इस्तेमाल किया, बल्कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने तो सो मैनी वर्ड्स कल कहा भी उन जैसे फेयर इंसान ने भी कि डेमोक्रेसी को वीकन किया गया और प्रेसिडेंट्स के जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उनके घेरा तंग किया गया। लेकिन सबसे अलार्मिंग उस कमीशन की बात ये थी कि उसमें इन्होंने कहा दिया कि हुसैन हक्कानी इज़ नॉट लॉयल टू पाकिस्तान एंड ही इज़ अ ट्रेटर, और उसके खिलाफ कार्रवाई विच अगेन जो हमारी इस तारीख पे ही शुड हैव बीन वाइजर, और आई होप दैट ही हैज़ बिकम मोर वाइज बिकॉज उसके बाद उनकी खुद अपनी परसिक्यूशन हुई और इन्होंने अपनी जजमेंट्स में अब एटलीस्ट रिसेंटली ये बात पॉइंट आउट की है कि पाकिस्तान की तारीख में हम गद्दारी के फतवे बहुत बांटते आए हैं और हमें नहीं बांटने चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू उसामा। बस हमारा टाइम खत्म हो रहा है कि अब चीफ जस्टिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाद मेरा ख्याल है कि वो जो एक नई जिम्मेदारी है वो इंसान के अंदर बहुत तब्दीली लाती है। लेट्स होप फॉर दैट। वक्फा ले। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। ब्रेक से पहले उसामा खावर हमें बता रहे थे कि काजी फायद ईसा साहब का माजी क्या है, जिसकी बिना पर हम उनके आगे के बारे में क्या तवक्कुआत, खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात हमें रखने चाहिए। काजी फायद ईसा एक लंबी और गैर ज़रूरी लड़ाई जो कि उन पर मुसल्लत की गई थी वो लड़कर उससे सुरखरू होकर इस ओहदे पर पहुँचे हैं, लेकिन उनका असल टेस्ट जो है अब इस ओहदे पर शुरू हो चुका है। आगे कौन से बड़े चैलेंजेस हैं वो उनसे कैसे नंबरदाज़ आज़मा होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में लाहौर से हैं बैरिस्टर रिदा हुसैन। रिदा, आपका मैं कॉलम पढ़ रहा था, आज डॉन में ही छपा है और आपने उसमें 4-5 पॉइंट्स रेज किए हैं। एक पॉइंट तो हमने देखा कि उन्होंने उठते ही जो है ये जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल है उसको वो टैकल कर रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कौन से चैलेंजेस जो हैं सबसे पहले उनको टैकल करने होंगे? देखिए, मुझे लगता है ऐसा जो केस जो एक सबसे ज़रूरी अभी केस है वो है फौजी अदालतों का केस, और इसके हवाले से जस्टिस जवाद ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस ने भी एक पिटिशन फाइल की हुई है, एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से भी एक पिटिशन फाइल हुई है और इन केसेस पे समाअत भी हुई, हियरिंग्स भी हुई, बहस भी हुई, मगर जस्टिस बंदियाल रिटायर हो गए और इन केसेस पे फैसला नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक रिपोर्ट सबमिट की गई जिसमें उन्होंने बताया कि 9 मई के मुतालिक जो वाक़यात हैं उनके हवाले से 102 शहरी इस वक्त मिलिट्री की और फौज की कस्टडी में हैं। तो मेरी नज़र में ये एक प्रायोरिटी का मामला है और फौजी अदालतों का केस जो है उससे जल्द डिसाइड होना चाहिए। और इसमें एक और जो ज़रूरी पॉइंट है और जो मुझे लगता है एक चैलेंज होगा जस्टिस ईसा के लिए कि उन्होंने इस मामले में ऑलरेडी अपनी राय दे दी है। जब 21वीं तरमीम आई थी आइन में, उस टाइम पे फौजी अदालतों का इख्तियार बढ़ाया गया, मगर उस वक्त आइनी तरमीम के जरिए बढ़ाया गया और कहा कि कुछ दहशतगर्दी के जुर्म हैं जो अब फौजी अदालतें भेजी जा सकते हैं। और उस टाइम पे जस्टिस फायद ईसा ने वाज़ेह तौर पे लिखा कि जो फौजी अदालतें हैं वो बुनियादी हकूक के खिलाफ हैं और आईन पाकिस्तान के तहत फौजी अदालतें नहीं बिठाई जा सकती। ये 2015 की बात हो रही है, ये 2015 की बात है। और उन्होंने ये भी लिखा कि आइन में ये वाज़ेह है कि इख्तियारात की जो है वो तकसीम है और जो फौज है और जो फौजी ऑफिसरान हैं वो जजेस का और वो अदलिया का काम नहीं कर सकते, और ट्रायल करना और शहरियों का ट्रायल करना जब अदालतें खुली हैं, जब अदालतें चल रही हैं, ये अदालत का काम है। तो इस मामले में जस्टिस ईसा ने वाज़ेह तौर पे अपनी राय दे दी है। तो अब ये देखना होगा कि क्या वो अपनी राय बरकरार रखते हैं, क्या वो इसको
को मेंटेन करते हैं या नहीं करते, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले ये कि वो फौजी अदालतों का केस की तरफ से क्या अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। दूसरी जो मुझे लगता है एज ए मैटर ऑफ प्रायोरिटी है, जो पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने काफी तरमीम लाए कानून में, काफी कानून साजी की अपने टेन्योर के एंड की तरफ से, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरमीम लाए, और जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसमें भी तरमीम लाए, और इन तरमीम को भी अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है पिटिशन के जरिए। और इन तरमीम की काफ़ी प्रोविजंस जो हैं वो काफ़ी खौफनाक प्रोविजंस हैं और बुनियादी हकूक पे इन्फ्रिंज करती हैं, और किसी भी जमहूरियत में इस तरह की प्रोविजंस नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो तरमीम है इसमें पहले जुर्म इस तरह डिफाइन होता था कि अगर आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम करें या कोई ऐसा काम करें जो रियासत के खिलाफ हो, मगर अब एक और इसमें एडिशनल एलिमेंट डाल दिया गया है कि अगर आप कुछ पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ कर रहे हैं। अब पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है और क्या एहतजाज करना पब्लिक ऑर्डर के जुमरे में आता है, और अब ये भी एक जुर्म है कि अगर आप किसी फौजी तंसीबात। बिल्कुल ठीक है रिदा, ये जो दोनों कवानीन हैं काफी मुतनाज़ा हैं जो पिछले पार्लियामेंट ने तरमीम इनमें पास की। मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक ये भी तासुर है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, तवक्कुआत अब बहुत ज्यादा हो गई हैं उनसे, क्योंकि माजी में जो हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट का रवैया, उसके बाद जो इनसे तवक्कुआत हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच और इसमें आगे जाके काफी डिसअपॉइंटमेंट होगी। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच। ये तो एक आइन में लिखा है, वाजे लिखा है कि दे हैव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो फौजी अदालतों का मामला है ये फायज़ ईसा को डिसाइड करना होगा, और ये तरमीम जो भी चैलेंज हुई है इनको भी उन्हें डिसाइड करना होगा। ये इट्स नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, और ये उन्हें डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि पहले भी उन्होंने इस पर अपनी राय दी है। तो अगर वो 2015 में ये राय दे सकते हैं, और उस टाइम पे ये एक बहादुर फैसला था, क्योंकि उस टाइम मुल्क में इतना गम था, इतना गुस्सा था कि क्या हो रहा था उस टाइम मुल्क में, और ये दहशतगर्दों के लिए ये अच्छा रिदा एक और जो चैलेंज मैंने ये सवाल इसलिए किया कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस हैं। सियासी जमातें फॉर एग्जाम्पल कह रही हैं कि जी सबसे पहले वो जो है ये इलेक्शन का जो है मामला कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, इनको ये टेकअप करना चाहिए। मतलब हर हमारे हल्के की अपनी अपनी फरमाइश है ना। हाँ। तो अब प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या इन सबको सेटिस्फाई कर पाएगी या उसका काम पहले शाहजेब अगर हम जो 2-3 और चैलेंजेस को भी कर लें तो फिर इसको हम उसके बाद कर दें। आपने इलेक्शन का जिक्र किया, तो बैरिस्टर साहिबा इस पर मैं आपकी राय चाहूंगा कि ये अब कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जैसे आपने नोट किया और जैसे हम सब जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो निगरान हुकूमतें हैं उन्होंने तो कई बार अपनी मुद्दत पार कर दी है। तो हाउ बिग अ चैलेंज इज दिस गोइंग टू बी? तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अभी जैसे आपने कहा कि जनवरी से 2 सूबों में निगरान हुकूमत है, और किसी भी जमहूरियत में इस तरह नहीं होता कि इतने महीनों के लिए प्रोविंसेस जो हैं, सूबे जो है वो अनरिप्रेजेंटेड हैं और उनमें निगरान हुकूमत है। जहाँ पे कौमी असम्बली की बात है, अभी भी जो इलेक्शन कमीशन से जिस तरह का रवैया है उनका, बिल्कुल नहीं लग रहा कि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे होंगे। सदर पे भी ये एक जिम्मेदारी है, एक आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की डेट दें। सदर ने पिछले दिनों एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 6 नवंबर तक इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं बताया कि इस दिन को होने दे हैव टू बी ऑन दिस डे, बट इस दिन को होने चाहिए। ये तो हम सबको पता है कि होने चाहिए। इसमें तो ये एग्जैक्टली ये हम सबको पता। एक तरह से उन्होंने एक सजेशन दी और उन्होंने कहा कि आप अदालत चले जाएं और आप अदालत से ये पूछ लें कि ये किसकी ड्यूटी है कि वो इलेक्शन की जो है वो डेट अपॉइंट करें। और जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रहे हैं कि हम जो है वो हल्का बंदी कर रहे हैं और सेंसस नोटिफाई हुआ है, तो जब तक ये सारे मामलात मुकम्मल नहीं होते तो तब तक हम इंतखाबात करा ही नहीं सकते। मगर ये भी एक पॉइंट है जो सब इस वक्त भूल रहे हैं कि जो सेंसस अप्रूव हुआ था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में, उस वक्त 2 निगरान वजीर आला थे उस मीटिंग में, और ये उनके इख्तियार और उनके मैंडेट से आगे जाता है कि वो इस तरह काजी फायज ईसा के सामने रिदा ये मामला आएगा। ये बिल्कुल ये मामला आएगा, क्योंकि अब तो इलेक्शन सबको नजर आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे नहीं होंगे। या ये पहले हाई कोर्ट में चैलेंज होता है या ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, घूम फिर के उनके पास आएगा ही आएगा। अच्छा, अब जी सॉरी बैरिस्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक और पॉइंट जो सबको अफेक्ट करता है
और वो है पेंडेंसी। सब लोग यही रो रहे होते हैं कि जी इतने हजारों केस, कितने 56,000 पेंडिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, बाकियों की तो मैं शायद बात ही नहीं कर रहा। ये अब जो चैलेंज की बात कर रहे थे शाहजेब, मेरा ख्याल है कि एक तो बहुत बड़ा चैलेंज ये नहीं है, तो या हम इसमें क्या हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ कर लेंगे, क्योंकि किसी और ने तो कुछ 13 महीने में जितना कर सकते 13 महीनों में जी। अब ये काफी एक ज्यादा नंबर है और ये जस्टिस उमर अता बंदयाल के टेन्योर में ज्यादा बड़ा है। हालांकि उन्होंने काफी प्रोमिसेस किए थे कि मैं इसको कम करूंगा, मगर जब उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच दी उन्होंने यही कहा कि मैं सियासी मुकदमे इतने सुन रहा था, आईनी मुकदमे इतने मैं सुन रहा था कि जो आम आवाम के जो मसाइल थे वो मैं सुन नहीं सका। तो ये एक जेन्युइन मसला है कि हमारी अदालत उज़्मा में इस वक्त जो ज्यादा केसेस सुने जा रहे हैं या जिनको प्रायोरिटी दी जा रही है वो एक सियासी केसेस हैं, और पेंडेंसी एक मसला है कि आम आदमी के जो केसेस हैं वो नहीं सुनने जा रहे। तो ये भी एक प्रायोरिटी है और ये लग रहा है कि अब ये एक आइडियलिस्टिक है, और मुझे पता है ये लफ्ज लोगों को पसंद नहीं है कि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं या इससे भी काफी मुझे पता है तनकीद होती है, मगर ये असल में ये जो टाइम्स हैं इस वक्त ये नॉर्मल नहीं है और काफी जो है वो मुश्किलात पेश हैं पेंडेंसी के हवाले से भी, बुनियादी हकूक के भी हवाले से भी और जमहूरियत के भी हवाले से। तो जितना वो कर सकते हैं अपने हल्फ उन्होंने उठाया और जो वो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए अपनी कैपेसिटी में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो और भी हम बात इस पर बहुत और भी बातें हो सकती थी। एक और जो चैलेंज है शायद टॉप प्रायोरिटी का नहीं है लेकिन है, वो है कि कोर्ट खुद भी डिवाइडेड है और ये हमने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में देखा कि उस डिवीजन को मेंटेन किया गया बड़े शौक के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सबको साथ ले जाकर चलना है। इसका ये मतलब नहीं है कि इख्तिलाफ राय नहीं होगी। अभी जो उस लिहाज से आज 15 जजों के एक साथ बैठने से जो है वो थोड़ा सा सिग्नल मिलता है कि शायद हीलिंग प्रोसेस जो है उस पर भी तवज्जो दी जाएगी संजीदगी से। वक्त की कैद है और गुफ्तगू भी हो सकती थी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।